₹30 के लक्ष्य के लिए आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं हमारे साथ। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के धुरंधर रहे और बाजार के जाने माने एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, अमूमन होता यह है कि बाजार को लेकर ना सवाल पूछना बड़ा आसान होता है और आप लोगों के लिए तो जवाब देना बड़ा आसान होता है, लेकिन मामला इस वक्त बड़ा पेचीदा है। ना तो सवाल आसान है और जवाब तो कतई नहीं आसान है। सर, तो आप जरा बताएंगे सर कि इस वक्त जो निवेशक हैं क्या करें, क्योंकि धैर्य की जितनी परीक्षा हो सकती है पूरी परीक्षा हो रही है, सब्र की इंतहा हो गई है और ये जो युद्ध है अब इसके खत्म कब होंगे, सवाल इसके जवाब किसी के पास है नहीं। तो थैंक यू। देखिए, मेरा मानना है कि अल्टीमेटली आप देखिए 1 साल का रिटर्न उठा के देखिए तो एक्चुअली आपको दिखेगा कि लार्ज कैप इंडेक्स फ्लैट है मगर मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स ने डबल डिजिट रिटर्न दिया है। मैं क्यों ये बात दिखा रहा हूं आपको कि देखिए जो करेक्शन हुआ वॉर के कारण, अब देखिए डोमेस्टिक निवेशक में चाहे वो रिटेल निवेशक हो, एचएनआई हो या डीआईएस हो, उनमें उनको लग रहा है कि ये जरा ओवर प्ले हो गया कार्ड इन टर्म्स ऑफ द करेक्शन, राइट। और वो कंटिन्यूसली और पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते की भी देखिए स्मॉलर कैप इंडेक्सेस लार्जर कैप से बेहतर कर रहे हैं, मगर एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यूसली जारी रही है। बीच बीच में थोड़ा कम हुआ था, फिर ज्यादा हुआ था। तो ये जियोपॉलिटिक्स जो है वो फॉरेनर्स को ज्यादा इंपैक्ट कर रही है। डोमेस्टिकली देखे, गवर्नमेंट ने तो अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम पब्लिक में आने नहीं दिया एक राइस के तौर पर, और कहीं पे भी सेक्टर में देखे, मैं देख रहा हूं कि टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी आ रही है। अब ये क्रूड का इंपैक्ट मार्जिन के ऊपर उसके ऊपर दिखेगा धीरे धीरे, क्योंकि वॉर तो चलती जा रही है जैसे आप कह रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इंडियन पब्लिक उतना डर नहीं गई है ये वॉर के कारण। उनके आम रोज की जिंदगी में जो खरीदारी करना है, ये करना है, वो ठीक ठाक ही चल रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अब वक्त है खरीदारी करने का डोमेस्टिक निवेशक को। क्या है कि शॉर्ट टर्म का आउटलुक रखेंगे तो मैं नहीं कह सकता हूं कि ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। उसमें तो आपको टेक्निकल एनालिस्ट जो मेरे फ्रेंड दोस्त भी अंशुल सब है इसमें, उनकी सलाह ले लीजिए, मगर मीडियम टर्म के लिए इससे और अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। मैं क्यों ये कह रहा हूं आपको कि ये एक डिजिटल इंपैक्ट है। डिजिटल मनी, मैं आईटी के डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूं कि वॉर है कि वॉर नहीं है। अब वॉर है तो करेंसी के ऊपर दबाव है, क्रूड के ऊपर दबाव है, बॉन्ड प्राइसेस के ऊपर दबाव है, ये सब मिलाकर दबाव दे रहे हैं। पर जैसे ही वॉर खत्म होगा, जिस दिन खत्म होगा, तो ये तीनों ट्रिगर जो है वो चले जाएंगे ना। तो तब आपको फोकस किस पे होगा कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री और डोमेस्टिक इकोनॉमी कैसे बढ़ने वाली है, और ये जो दबाव है वो तो निकलता जाएगा। तो आज मौका है, क्योंकि ये दबाव जो है वो टेम्पररी है टिल द वॉर, और वो भयंकर है बिकॉज ऑफ द वॉर। तो इस भयंकर करेक्शन जो भी हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, वो आपको खरीदने का मौका है, बिकॉज अल्टीमेटली ऑयल को अल्टीमेटली बैक टू ट्रेंड 80 तक तो आना ही है। और अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सप्लाई भी मार्केट में आ गया तो इवन 65-70 तक ऑयल वापस गिर सकता है। तो मैं कहूंगा कि एक मीडियम टर्म आउटलुक रखकर अभी खरीदने का वक्त है। ये रोज रोज का जो उतार चढ़ाव हो रहा है, एफआईएस आके शॉर्टिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसको कंप्लीटली इग्नोर कीजिए। सेकंड बात मैं कहूंगा कि इस माहौल में सेक्टर पिक करना बहुत बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर आप एक मायना रखें कि 1 साल में किसने अंडर परफॉर्म किया, तो एक है आईटी, दूसरा है रियल्टी। अब आईटी में मुझे नहीं दिख रहा है कि बहुत तेजी से बढ़त होगी, क्योंकि ये एआई का मामला है, इट हैज नथिंग टू डू विद द वॉर, और एआई का मामला इतना इजी सुलझाने वाला है। whereas रियलिटी में देखे तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट रहा है बिकॉज ऑफ द होल सिचुएशन। उसमें मैं बाउंस बैक देख रहा हूं। तो यू कांट सिंपली गो एंड से कि ये सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया तो इसको खरीदूंगा। और टेक द केस विद बैंकिंग, पीएसयू बैंक्स स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहे हैं, मेटल स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहे हैं। अब कौन से कॉन्फिडेंस से आप खरीदेंगे, क्योंकि पीएसयू बैंक में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द न्यू कवरेज नॉर्म्स। या फिर मेटल में देखा, मेटल का भी ये वॉर के साथ सिलसिले में ही मेटल का एक चला है। तो जैसे ही वॉर सेटल होता है इसमें शायद रिवर्स भी होगा। तो मैं कहता हूं कि सेक्टर मत चुनने की कोशिश कीजिए, डाइवर्सिफाइड रखिए, हर सेक्टर में थोड़ा निवेश रखिए आप। और फाइनल सलाह मैं दूंगा कि स्टैगर्ड तरीके से आपको निवेश करना है, एकदम से लमसम नहीं डालना है इस वक्त में, क्योंकि वॉलेटिलिटी जब तक वॉरें जारी रहेगी और आपने लमसम डाल दिया तो कुछ दिन नाराज होंगे, कुछ दिन खुश होंगे। तो उससे बेटर आप स्टैगर्ड तरीके से रोज कुछ ना कुछ एक डाइवर्सिफाइड तरीके से खरीदते रहिए। डोंट वरी अबाउट पिकिंग सेक्टर्स, बिकॉज अर्निंग सीजन भी अभी आधा ही खत्म हुआ है।
तो और बहुत सारे कंपनी उनकी आउटलुक गाइडेंस सब आना बाकी है. इट इज नॉट अ टाइम टू चूज सेक्टर्स. तो मेरी सिंपल सी सलाह है, स्टे इन्वेस्टेड, कीप बाइंग स्टैगर्ड छोटी छोटी रकम में, और डाइवर्सिफाइड रखिए अपना एक्सपोजर को अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स. निवेशित रहना है और कोई सेक्टर पर्टिकुलर फोकस नहीं करना है. आपको हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज खोजनी है और जहां पर अर्निंग्स का सपोर्ट है, जहां पर अच्छी खबरें आ रही हैं, उनमें आपको बाइंग करनी है. लेकिन सुनील सर, एक चर्चा यह भी हो रही है कि जो Q4 के जो नंबर आए ना, उसमें ऑयल इंपैक्ट अभी उतना आया नहीं है. शायद Q1 के नंबर्स में हम ज्यादा ये देखेंगे. तो ऐसे में क्या मतलब आपको लगता है कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट डिले करनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अब ये 1-2 क्वार्टर के आगे की चीजें अभी प्राइस्ड इन है पूरी तरह से? नहीं, मेरे ख्याल में प्राइस्ड इन है. जो आपने दिखा नहीं, इसका कारण है कि उनके पास जो ओपनिंग स्टॉक रहा होगा क्रूड और रॉ मटेरियल्स का, और कुछ लोग हेज भी किया होगा अपना एक्सपोजर, क्रूड रिलेटेड एक्सपोजर को. इसलिए आपको मार्च में जो फरवरी में ऑलरेडी उन्होंने खरीद के रखा था, जो भी रॉ मटेरियल्स क्रूड रिलेटेड है, उसका इंपैक्ट अभी नहीं दिखेगा. अप्रैल में, जैसे आप कह रहे हैं अप्रैल में दिखेगा, पर वो दिखने दीजिए ना. देखिए, मार्केट उस Q1 की अर्निंग्स के ऊपर थोड़ी चलने वाली है. उसको क्या चाहिए कि वॉर खत्म हो जाए तो क्या आउटलुक रहेगी, उसी के ऊपर कुछ भी सोच होगी. तो मार्केट की पार्टिसिपेंट्स भी इसको बेक इन करते हैं और फिर देखते हैं. यही मैं कह रहा, मेरा कहना है कि भले ही Q1 के नंबर में ये दबाव पूरा दिखे आपको, फिर भी आउटलुक समझिए कि Q1 के नंबर जुलाई में आ गए, 10 दिन के, 10 जुलाई 10 के बाद, तब तक वॉर नहीं रहेगी, तो ये एक हिस्टोरिक फैक्ट होगा ना. अरे वॉर आया, उसके कारण इंपैक्ट हुआ, बस अब आगे की सोच. तो मेरा मानना है कि अब वक्त है, सभी मार्केट के जो भी दिग्गज एनालिस्ट है, वो FY27 के फॉरवर्ड अर्निंग्स को गणित करने की कोशिश करके एक फॉरवर्ड पी को अराइव करेंगे. तो जब ये अर्निंग्स सीजन खत्म होती है, उस फॉरवर्ड पी की जो गणित होती है, उसमें एक क्वार्टर का इंपैक्ट ऑलरेडी वो अकाउंट कर ले होंगे, बिकॉज ऑलरेडी वी आर इन मे नाउ और वॉर खत्म नहीं हुआ है. तो इस क्वार्टर का एक नेगेटिव इंपैक्ट लेकर ही बाकी 3 क्वार्टर का एक महीना रखकर एक FY27 EPS रखते हुए उसका फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करके कौन सी सेक्टर में वैल्यू दिख रही है करके खरीदारी करेंगे. तो मेरा मानना है कि ये जो Q1 में ऑयल का इंपैक्ट दिखेगा जरूर, तो उसके कारण मार्केट में ज्यादा रिएक्शन नहीं आएगा, बिकॉज ये एंटिसिपेटेड और ऑलरेडी अकाउंटेड रिएक्शन है. बिल्कुल सही कहा सर आपने कि ये कहीं ना कहीं प्राइस्ड इन है, और वॉर खत्म होने का वेट करेंगे तो शायद मौका भी हाथ से निकल जाएगा. लेकिन फैक्ट ये भी है कि जब तक क्रूड रूड है, बाजार का मूड रह के खराब होता रहेगा, और ये फिलहाल हम देख भी रहे हैं. चलिए काम करते हैं, छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया. अच्छा, इस बीच कोल इंडिया को लेकर खबर आई है कि कंपनी को GEDA से सर्टिफिकेट मिला है. GEDA यानी कि गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से. शेयर करीब 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है, और गुजरात में 100 मेगावाट का इन्होंने सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया है. एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे. ब्रेक के बाद कोल इंडिया पर भी चर्चा करेंगे, और कई सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जिन पर आपको हम ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बताएंगे. आपकी जाएगा नहीं. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में, जहां हम अगले आधे घंटे क्या करना है आपको बाजार में यही समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं. और आइए इसी कड़ी में स्वागत करते हैं हमारे 2 और खास मेहमानों का. हमारे साथ अब राजेश पालविया और साथ ही साथ विवेक कारवा भी जुड़ चुके हैं. गुड आफ्टरनून आप दोनों को ही. और राजेश जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट में एक रिकवरी का मोड जारी है. हम कई सारे फंडामेंटल फैक्टर्स की भी चर्चा कर रहे हैं, बट ऐसे में आपके रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं वो बता दीजिए. जी, तो देखिए यहाँ पे 2 स्टॉक पसंद आ रहे हैं, दोनों लॉन्ग साइड के ट्रेड. मार्केट में रिकवरी बन रही, ब्रॉडर मार्केट एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल रहा है, और काफी कुछ सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे बनी हुई है, तो लॉन्ग साइड के ट्रेड है. पहला स्टॉक पसंद आ रहा है मैनकाइंड फार्मा. यहाँ पे अगर हम देखें तो एक नियर टर्म चार्ट पे यहाँ पे एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट स्टॉक यहाँ पे करते हुए देखने को मिला है. अगर मंथली चार्ट पे देखें तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली चार्ट पे भी आते हुए दिखा है. तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये करेक्शन का दौर इसका खत्म होते हुए दिख रहा है, और रिवर्सल के साइन यहाँ पे मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिखे.
डेली चार्ट पे स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अब ये 200 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट कर रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें मूव 2380 2390 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 2270 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है ईएमएस स्पेस से, और उसमें हमें लगता है अंबर इंटरप्राइजेस को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में भी देखें तो अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को चैलेंज करते हुए देखने को मिल रहा है। नियर टर्म चार्ट पे ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। वीकली चार्ट पे ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक एक अपनी अच्छी स्ट्रेंथ को होल्ड आउट करते हुए देखने मिल रहा है। स्टॉक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रैवल कर रहा है डेली चार्ट पे। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे अप मूव 8350 8450 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो अंबर इंटरप्राइजेस बाय करने की सलाह। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 8100 के आसपास। फिलहाल राजेश जी की तरफ से अंबर एंटरप्राइजेज यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं, और साथ ही साथ फार्मा स्पेस पर भी है राजेश जी की नजर। तो इन दोनों ही काउंटर्स पे चर्चा नजर जरूर रखेंगे। बट इस बीच एक स्टॉक जिसकी हमने सुबह भी चर्चा की थी और वो पूरे स्पेस की चर्चा की थी, वो तो शिप बिल्डिंग काउंटर्स, जहाँ पे गार्डन रीच देख लीजिए, आप मजगांव डॉक देख लीजिए, ये सभी काउंटर्स में अच्छी तेजी है। और अब गार्डन रीच तो लगभग 5% का उछाल दिखा रहा है। हमारे साथ विवेक जी भी जुड़ चुके हैं। और विवेक, एक बार आपका व्यू इन सभी काउंटर्स में से, क्योंकि ये शिप बिल्डिंग स्टॉक्स जो हैं हाल फिलहाल काफी बज़ कर रहे हैं, ऐसे में क्या व्यू रखते हैं आप? क्या यहाँ पर एज एन इन्वेस्टर मौके तलाशने हैं? सृष्टि जी देखिए, थोड़ा सा अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो जितने भी डिफरेंट स्टॉक्स है काफी अच्छा उन्होंने किया, और उसके बाद में एक बहुत लंबा लल फेज और करेक्शन के साथ बाजार इनको रिवॉर्ड किया था। मतलब काफी करेक्शन आए थे स्टॉक्स में, और उसके बाद में फिर से रिकवरी आई, और ये वॉर के चक्कर में वापस स्टॉक्स प्राइसेस नीचे है। अब रिकवरी थर्ड टाइम दिखा रहे हैं। मुझे क्या लगता है, जितने भी ये ज्यादातर शिप बिल्डिंग कंपनीज है, पर्टिकुलरली गार्डन रीच है या फिर कोचिन है, एक दो कंपनी जितने भी है, ये सारी की सारी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं डिफेंस से रिलेटेड। और आज जो हम लोग ग्लोबल सिनेरियो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आपको इंटरेस्ट बने हुए दिखेगा, और यहाँ पे डिमांड सप्लाई तो रहने वाली है। इनफैक्ट डिमांड कंटिन्यूसली रहेगी भारत सरकार की ओर से, क्योंकि जितने भी जियोपॉलिटिकल या फिर हम लोग कंट्री से बाउंड्री शेयर करते हैं, तो हमको भी ये रिस्क कभी भी रहेगा कि हम अपने डिफेंस आर्सेनल को एकदम स्ट्रांग और मजबूत रखें। तो वैल्यूएशन काफी करेक्ट हो गए थे। और आप अगर देखो 2-3 कंपनी से अगर कंपेयर करके गार्डन रीच को, तो ये ठीक ठाक वैल्यूएशंस पे है। तो इसके कारण आपको यहाँ पे एक रैली देखने को मिल रही है। तो इनफैक्ट पर्टिकुलरली मजगांव डॉक है या फिर गार्डन रीच है, तो इनका वैल्यूएशन आज के दिन इतना महंगा नहीं है जो करीबन 3 साल पहले था। तो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा यहाँ पे, और ग्लोबल सिचुएशन ऐसी है कि डिमांड भी यहाँ पे आपकी बनी हुई रहने वाली है। लॉन्गर टर्म में आप अगर ले रहे हो, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे फेयर वैल्यूएशन पे चल रहा है, बहुत कॉस्टली भी नहीं है और चीप भी नहीं है। तो यहाँ पे आप अगर स्टैगर्ड मैनर में लेते रहते हो, तो आई थिंक बहुत अच्छा खासा पोर्टफोलियो आप इसका बना सकते हो। डिफेंस शेयरों पर आपको, खासकर कि शिप बिल्डिंग वाले शेयरों पर आपको मिलती हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तैयारी थोड़ी सी कल की भी कर लेते हैं। कल जो है नतीजे आने वाले हैं, उनमें बजाज ऑटो के नंबर्स आपको कल फोकस में रखने हैं। तो बजाज ऑटो के नतीजे कैसे रहने वाले हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। आज स्टॉक आपको नेगेटिव रिएक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है 1% के आसपास। हालांकि इसके उलट आप अगर एमएनएम को देखेंगे ना, तो आज डे लो से करीब 4% रिकवर कर गया। लेकिन हम बात अभी पहले बजाज ऑटो की करेंगे। बजाज ऑटो के नतीजे कैसे रहेंगे सृष्टि से समझ लेते हैं। सृष्टि इस सेक्टर को बहुत क्लोजली ट्रैक करती है। सृष्टि बताइए, बजाज ऑटो आपका एक दिन चल रहा है, एमएनएम फिर बजाज ऑटो हीरो मोटोकॉर्प भी आएगा मार्केट बंद होने के बाद। पर बजाज ऑटो की बात करते हैं, निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब देखिए यहाँ पर नतीजे विकास जी अच्छे आने की उम्मीद है, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि देखिए एक्सपोर्ट में जो है कंपनी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। डोमेस्टिक मार्केट में 125cc सेगमेंट में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसे में इनके मार्जिन को इस बार कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, यानी क्योंकि एक्सपोर्ट से ही कंपनी
लगभग 50% अपना रेवेन्यू लाती है, तो उसके चलते जो है इनके रियलाइजेशंस बेहतर होते हुए नजर आएंगे। और हाल फिलहाल कंपनी ने बाकी कंपनीज को देखते हुए अपने दाम भी बढ़ाए हैं। 6 से 7% इनके एवरेज सेलिंग प्राइस में हमने साल दर साल इजाफा देखा है, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं, और इसके चलते इनके मार्जिन कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो 20.8% हम उम्मीद कर रहे हैं कंपनी अपने मार्जिन घोषित करेगी। इनकी अगर आय देखें तो 15,829 करोड़ आ सकती है। EBITDA के फ्रंट पे 3,290 करोड़ हम उम्मीद कर रहे हैं, और आखिरी में प्रॉफिट के फिगर पे 2,703 करोड़ हमारी आने की उम्मीद है। तो नंबर्स तो इस बार बजाज ऑटो के अच्छे ही आएंगे। देखिए, 3 व्हीलर एक्सपोर्ट्स जो है वो काफी स्ट्रांग रहे। अब 2 व्हीलर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी प्रीमियम साइड कंपनी एक्सपोर्ट करती हुई नजर आई है। तो ये सभी फैक्टर्स बजाज ऑटो के लिए पॉजिटिव साबित हो सकते हैं। पर नतीजों के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि बायबैक को लेकर क्या कुछ अनाउंसमेंट्स होते हैं, कितना बड़ा बायबैक होगा, किस रूट से होगा, ये सब देखना काफी अहम होगा बजाज ऑटो के लिए। तो बजाज ऑटो के नतीजे, उसका अनुमान कैसे रह सकते हैं नतीजे, उसको लेकर पूरा अनुमान सृष्टि ने बताया। चलिए, इस पर हम व्यू दोनों तरफ से लेंगे, फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी। फंडामेंटल व्यू के लिए हम विवेक जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक टेक्निकल व्यू में राजेश जी से लेना चाहता हूं। राजेश जी, हमारे पास 2 ही दिन होते हैं, फायदा ज्यादा उठाने की कोशिश में हमेशा करता हूं। राजेश जी, बजाज ऑटो कैसी लगती है सर कंपनी? बिल्डिंग एक्टिविटी तो देखने को मिली, और जिस तरीके का स्ट्रक्चर स्टॉक का बना हुआ है, हमें लगता है जब तक ये स्टॉक यहाँ पे अगर हम देखें बजाज ऑटो के ओवरऑल सेटअप में, तो हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 10,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो व्यू तो यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे भी बुलिश रहेगा। लेकिन थोड़ा सा पोजिशनल व्यू देखें, क्योंकि रिजल्ट है, वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 9,900 का स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे फॉलो करना चाहिए जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये 9,900 के लेवल को डिफेंड करता है वॉलेटिलिटी में, तो यहाँ पे हमें लगता है वापस से एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए देखने को मिलेगा। एंड देन एक बार स्टॉक के 10,250 के लेवल क्रॉस होते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है ये स्टॉक में ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है। नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे वॉलेटिलिटी अगर मिलती है, तो अगर कोई माइनर डिप मिलती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अप स्लोपिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल कर रहा है डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हमें लगता है कंटिन्यूटी ऑफ अपट्रेंडिंग 10,250 के ब्रेकआउट के बाद इसमें 10,700 तक का अपमूव शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकता है। ठीक है, सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है। 10,250 का ब्रेकआउट अगर देता है तो 10,700 के ऊपर भी जा सकता है ये शेयर। ये पॉजिटिव नजरिया राजेश जी की तरफ से। लेकिन देखिए, 10,000 रुपए का स्टॉक है तो थोड़ा फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं। विवेक जी, देखिए, जो कॉस्ट इन्होंने, एक इनपुट कॉस्ट को इन्होंने एक तरह से सेटल करने के लिए प्राइस हाइक तो ले लिया है, तो जो वो एक कंसर्न था कि इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा और उसकी वजह से इनको परेशानी हो सकती है, मार्जिन कम हो सकते हैं, वो चिंता थोड़ी कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। अब फंडामेंटल व्यू क्या है आपका बजाज ऑटो के ऊपर? देखिए, एक तो आपने इतना लंबा चौड़ा सीसी से ओपिनियन ले लिया था, तो आई थिंक शी इज बिगर एक्सपर्ट। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो कंपनी ने प्राइस हाइक लिया है एंड बाकी दूसरी कंपनीज भी इसको फॉलो ऑन करेगी, तो इनपुट को जो कॉस्ट इंक्रीज है उसका तो आपको एक हद तक सेट ऑफ देखने को मिल जाएगा। और अगर इन कंपनीज का आप अगर सेल्स देख रहे हो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीबन ऑलमोस्ट सेल्स वेरिएशन करीबन 25 से लेकर 27% का है, जो बहुत ही सराहनीय नंबर है बोलूंगा मैं। बहुत एक्चुअली एक्टिव नंबर है वो। तो अब 10,000 का स्टॉक हो गया तो साइकोलॉजिकली एक वो फियर इन्वेस्टर्स के माइंड में रह सकता है। लेकिन फिर भी आज के दिन बजाज ऑटो जो पीयर ग्रुप है उनमें सबसे प्रीमियम शेयर वैल्यूएशन पे बोलूंगा मैं। और काफी लोग आप अगर मुझे पूछो तो यस, लॉन्गर टर्म बजाज ऑटो डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन उसके नीचे एक दो कंपनीज और है जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ही ज्यादा दिखता है मुझे। एग्जांपल के लिए हीरो मोटोकॉर्प, आप अगर वैल्यूएशन वहां पे भी अगर कंपेयर करते हो तो कंपनी काफी ठीक ठाक कर रही है वो भी। और आज के दिन 5,000 शेयर स्टॉक चल रहा है। और आप अगर पेग रेशियो पर्टिकुलरली देखो तो बजाज ऑटो से करीबन ये ऑलमोस्ट 60% डिस्काउंट पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यस, ऑटो स्पेस एक ऐसा स्पेस है जहां पे आपको बने रहना चाहिए। और हर इंडिविजुअल भारत में एक अपना खुद का 2 व्हीलर ओन करेगा आगे चल के, तो स्कोप काफी बड़ा है। और जो ईवी स्पेस में ये लोग अचीव कर रहे हैं
पर्टिकुलरली टॉप 3 बजाज ऑटो है, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस, आई थिंक ये ईथर ओला को पीछे छोड़ने वाले हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेस एरिया है जहां पे इनको अभी एक्सपेंशन के लिए बहुत काफी चांसेस है। तो ऑटो स्पेस यस पॉजिटिव, और ईवी के कारण और भी पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, लास्ट में आपने विवेक जी ईवी की बात की और आपने कहा कि एथर ओला को पीछे छोड़ने वाले हैं। वो तो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। ओला तो खैर रेस में ही नहीं है। मुझे लगता है कि सृष्टि के पास बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा होंगे कि 6ठे नंबर की कंपनी या 7वें नंबर की कंपनी ओला अब रह गई है, और आज हम शेयर को टूटते हुए भी देख रहे हैं। तो आप जो ये कह रहे हैं कि ऑटो में रहना चाहिए, तो ओला को छोड़ के आप बोल रहे हैं ना विवेक जी? नहीं, ऑटो में देखिए मैं तो बिग 3 के साथ ही रहना चाहूंगा, बजाज, हीरो मोटो और टीवीएस। ओला अब उनको भी पता चल गया है कि ईवी तो चलने वाला नहीं है, तो वो काफी बैटरी के साइड में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो आपने जैसे कहा सृष्टि उसमें एक्सप्लेन कर देगी, लेकिन हाँ बैटरी के साइड कर रहे हैं। वहां पे अगर सक्सेसफुल होते हैं तो ठीक ठाक है, लेकिन नहीं तो बहुत रिस्की प्ले है ये। ठीक है। अच्छा, कल नतीजे आने वाले हैं, उनके हम बातचीत कर रहे थे। तो कल ब्लू स्टार के भी नंबर आएंगे, और आज हम देख रहे थे कि काफी ज्यादा शॉर्टिंग हो रही है वोल्टास के शेयर में। ब्लू स्टार भी नरम था। फिलहाल जो गिरावट है सिर्फ 0.25% की है। एक रेंज में आज उठापटक हुई है नतीजों से पहले, और 1800 रुपए के आसपास के भाव हैं। हमने देखा था कि 1900 रुपए के ऊपर ये निकला था, वहां से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है। ब्लू स्टार को लेकर लक्ष्मीकांत जी आपका व्यू क्या है? रिजल्ट से पहले कोई राय आपकी, कोई ट्रेड आपकी ओर से? हो चलिए, उनका नेटवर्क डाउन है। लेकिन अंशु जी आप ही राय दीजिए फिर, ब्लू स्टार पर क्या राय होगी आपकी? क्योंकि कहा तो लू चल रही थी, गर्मियां थी, उधर तो 2-3 दिन से बारिश हो रही है। बनारस में बारिश हुई होगी कल परसों में, मुझे उम्मीद है। सर एग्जैक्टली बनारस में दोनों दिन बारिश हुई है, और जहाँ लू चलने की बात हो रही थी, 2 दिन से ठंडी हवा चल रही है। तो डिमांड क्लियरली स्टॉक्स पे भी दिखने लगी है।